बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सबको ध्यान, तभी आप बनेंगे एक सफल किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर करवाएं। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और सिद्धवर्धन इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशुओं में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावे उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने पर पशु की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। किसान भाइयों, इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती नामक खीरे के प्रभेद लगाएं। निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा और स्वर्ण अगेती ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। यह है पावर टिलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत में जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए कृषि कार्य करें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। सभी कृषक टीका अवश्य लगवाएं और जिन्होंने टीका ले लिया है वे टीका के बूस्टर डोज अवश्य लें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसी भी किसान के लिए खेती में खरपतवार होना सबसे बड़ा सिरदर्द है। इससे फसलों को बचाने के लिए किसानों को निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी खर्च हो जाता है। ऐसे में किसान भाई बहन मल्चिंग के द्वारा खेती करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम जानेंगे कि मल्चिंग के द्वारा आप सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। मल्चिंग या आच्छादन विधि खरपतवार नियंत्रण और पैदावार में बढ़ोतरी के साथ पौधों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में कारगर तकनीक है। इस तकनीक के जरिए किसान सब्जी की पैदावार बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर में लाखों रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि जानकार कहते हैं कि इस तकनीक का उपयोग कर किसानों को 50% पानी के साथ साथ खाद की भी बचत हो सकती है। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र साहेबगंज। आज का हमारा विषय है मल्चिंग के द्वारा सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बीके मेहता सर। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, ये मल्चिंग होता क्या है सर? देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, जोहार। एक्चुअली सबसे पहले हम इसको ऐसे समझें कि पूरे विश्व में भारत का स्थान दूसरा है सब्जी की खेती के मामले में। जहाँ तक सब्जी के उत्पादन का सवाल है तो भारत जो है दूसरा स्थान रखते हुए 192 मिलियन मेट्रिक टन सब्जी का उत्पादन कर रहा है। और इसमें जो योगदान है
पूरे भारतवर्ष में मुख्य रूप से 6 राज्य का। 6 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ से मुख्य रूप से समझिए कि 50% सब्जी इसी 6 स्टेट से मिलता है। अब हम बात करते हैं कि झारखंड का क्या स्टेटस है। तो जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल करीब करीब 80 लाख हेक्टेयर है। उसमें से जो है 38 लाख हेक्टेयर पर यहाँ पर खेती की जा सकती है। मल्चिंग के बदौलत हम जो है अपने खेतों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसमें अब हमको क्या करना है, मल्चिंग होता क्या है? तो सबसे पहले जो है हम जहाँ पर मल्चिंग करना होता है वहाँ पर जो है सबसे पहले खेतों की मिट्टी को हम लोग अच्छा से तैयार कर लेते हैं। उसमें जैविक खाद देना है या कंपोस्ट डालना है, उसको मिला करके रेडी कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका बेड बना लेते हैं। अब उस बेड पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मल्च ऑर्गेनिक भी हो सकता है या प्लास्टिक मल्च भी हो सकता है, किसी को भी हम लोग जो है उस पर बिछा देते हैं। आजकल ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी मशीन आ गया है मल्च को बिछाने का, उसे बिछाया जा सकता है। इस तकनीक में जहां जमीन में पोषक तत्वों का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ रोपी गई फसल को ही मिलता है, वहीं खाद पानी की खपत भी बेहद घट जाती है। इतना ही नहीं, कीटाणु और खरपतवार नाशक दवाइयों तथा गुड़ाई निकाई का भी खर्चा तकरीबन बच जाता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसान भाई कि मल्चिंग में जब हम लोग कर लेते हैं, बीज डाल देते हैं उसमें होल बना करके जितना डिस्टेंस पे हमको चाहिए, तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि खरपतवार और जो हमारा बीज है, जो हम पौधा लगाए हैं, उन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा आती है। प्रतिस्पर्धा इतनी आती है और जो हमारा अनवांटेड मटेरियल जैसे खरपतवार जो होता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है कि सारा खाना जो पौधा को खाना चाहिए था यही खा लेता है। परिणाम ये देखने को आता है, अनुसंधान में ये पाया गया है कि अगर हम समय रहते इन खरपतवार को अपने फील्ड से बाहर नहीं निकालते हैं तो उपज में 70% तक की कमी आ सकती है। प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक के तहत खेत में बुआई के लिए सभी तैयारियां पूरी करके क्यारियां बनाई जाती हैं। इसके बाद क्यारियों के उभरे हिस्से को 25 से 30 माइक्रोन मोटाई वाली प्लास्टिक की शीट यानी पन्नी से ढक देते हैं। फिर इस पन्नी में पौधों की रोपाई के लिए ज़रूरी उपयुक्त दूरी पर 3-4 इंच की गोलाई के छोटे छोटे छेद बनाकर वहाँ की मिट्टी में फसल के पौधे रोपे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर बात यह है कि जो हम खरपतवार की बात कर रहे हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, खेतों में कम से कम 2 बार उसको निकौनी करनी होती है, खरपतवार को निकालना होता है। उसमें यह होता है कि एक बार जब आप निकौनी करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो कम से कम आपको 30 लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आजकल लेबर का अभाव है, रेट लेबर का ज़्यादा है, जो भी एग्रीकल्चर लेबर लगे हुए हैं, चूँकि सारे लेबर जो हैं कहीं कहीं सरकारी योजनाओं में कहीं कहीं बाहर लगे हुए होते हैं। तो होता ये है कि अगर 30 लेबर आपको एक बार में लगता है, 2 बार में 60 लेबर लगता है, अगर प्रति लेबर आप 300 रुपये भी देते हैं तो कम से कम 18,000 रुपया आपको जो है सिर्फ और सिर्फ निकौनी पे खर्च होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि अगर आप मल्चिंग नहीं करते हैं और जो है खरपतवार नहीं निकालते हैं तब आपको ये खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ आप मल्चिंग कर देते हैं तो जो इसका ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलता है वो ये, एक तो खरपतवार खेतों में नहीं होता, दूसरा होता ये है कि जो हमारा खर्च है लेबर पर वो खर्च टोटल बच जाता है। तीसरा ये होता है जहाँ अपने पूरे बेड पे मल्च को बिछाया हुआ है वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर खाली जगह वहाँ सिर्फ पौधों को एरेशन मिलता है, बाकी जगह में एरेशन वहाँ पर हवा का संचार नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है कोई डिजीज़ भी नहीं लगता है, ना कोई खरपतवार का जन्म होता है। वाष्पीकरण जो होता है नमी का वो नहीं हो पाता है। परिणाम ये होता है कि नमी हमेशा खेतों में बरकरार रहती है, मिट्टी का क्षरण नहीं हो पाता है। इस तकनीक में चूंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक मल्चिंग विधि या प्लास्टिक मल्चिंग टेक्निक ऑफ फार्मिंग कहा गया है। सब्जियों और फलदार पौधों के लिए ये तकनीक बेहद उपयोगी साबित हुई है। इसके जरिए प्याज, टमाटर, धनिया, आलू, गोभी जैसी सब्जियों की लागत काफ़ी घट जाती है और शानदार कमाई होती है। लेकिन गर्मी के दिनों में हम लोग जो है सिल्वर ब्लैक मल्च होता है तो सिल्वर पोर्शन को ऊपर रखते हैं ताकि प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है और वहाँ पर भी हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये करते हैं। अब जो बात आती है इसमें एक बहुत बड़ा सा बात ये है कि जब हम लोग मल्च करते हैं तो बिना सिंचाई का, बिना ड्रिप का मल्च जो है अधूरा रह जाता है। वो इसलिए कि जिस समय पॉलीथीन बिछाते हैं तो किसानों को यहाँ पे चाहिए कि ड्रिप सिस्टम का वो प्रयोग करें।
जहाँ जहाँ सुविधा है ड्रिप सिस्टम लगा करके, उससे ये होगा कि बूंद बूंद रूप में वहाँ पे पानी गिरेगी। चूँकि वाष्पीकरण होता नहीं है तो पानी का उसको है भरपूर, करीब 90% पानी का जो है एकदम भरपूर उपयोग इसमें होता है। और जो शेष बचा हुआ पानी होता है उसे हम कोई दूसरा क्रॉप भी कर सकते हैं। हमारा किसान भाइयों से ये सजेशन है कि जब भी आप कहीं पर प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करें तो वहाँ पर जो है आप ड्रिप सिस्टम को ज़रूर अपनावें। और चूँकि प्लास्टिक मल्च का जो खर्च आता है हमको मोटा मोटी जो है 1 हेक्टेयर के लिए 32,000 रुपये आता है। और जब भी आप ड्रिप का सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो इसमें 1 एकड़ का खर्च 60,000 रुपये है। लेकिन सरकार की ओर से आज 90% सब्सिडी दी जा रही है, जिसके चलते मात्र 6,000 में आप जो है 1 एकड़ तक ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आप भी मल्चिंग के द्वारा खेती करके अपनी उपज अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं और आप काफ़ी लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है मिट्टी में पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें। फसलों को अच्छा और अच्छी उपज तैयार करने के लिए मिट्टी में पोषक तत्व का होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि मिट्टी में पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दुमका। आज का हमारा विषय है मिट्टी में पोषक तत्व का प्रबंधन। तो आइए इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जयंत कुमार लाल। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। सर, किसान भाइयों को ज़रा बताइए कि ये पोषक प्रबंधन होता क्या है। देखिए किसान भाइयों, पोषक प्रबंधन मीन्स पोषक तत्व के बारे में जानना चाह रहे हैं। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व पोषण, पोषण से पोषक आया, जिससे तत्व से पोषण किया जाता है वो तत्व पोषक तत्व है। और अत्यावश्यक पोषक तत्व की जो की बात करें, जो हम 17 अत्यावश्यक पोषक तत्व को चिन्हित किया गया है, जिसके बिना पौधा जो है अपना जो जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए वो अत्यावश्यक है कि उसका हम लोग पौधे के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अगर उसमें एक भी कमी होगी तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा और उसकी एक भी कमी का उसकी पूर्ति उसी तत्व के द्वारा की जाएगी। इन 17 पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हमारी उपज अच्छी हो। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि झारखंड की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है और इसका किसान भाई कैसे उसका प्रबंधन करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, झारखंड की हमारी मिट्टी जो है, खासकर 90 से 95% मिट्टी जो है ये अम्लीय है। और यहाँ पे जो है ये 17 पोषक तत्वों में करीब करीब जितने भी जैसे मुख्य पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसकी पूरी की पूरी कमी है। और इसके अलावा जो तत्व बच गए सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और कोबाल्ट, इसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारे यहाँ जो है बोरन और मोलिब्डेनम की कमी है। तो कुल मिला के देखिए कि 8 पोषक तत्व, 3 जो है मुख्य पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, वो गौण पोषक तत्व 3 जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरन, मोलिब्डेनम, इसकी बहुत कमी है। और जिसके कारण जो है किसान भाइयों को मेहनत करने के बावजूद जो उचित उपज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसलिए खासकर हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि इसका समुचित आप जो है इसका प्रबंधन कीजिए। इसके प्रबंधन के अनेक तरीके होते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। एक तो मुख्य जो है कि हम रासायनिक खाद के, रासायनिक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, पोटास के, जैसे हम DAP का प्रयोग करते हैं, फिर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम पोटास खाद जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का, MOP का, उसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ इसका रासायनिक प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे को किस तरह से प्रभावित करता है जो आप कमी पोषक तत्व का बताए सर, तो फसलों को क्या कैसे प्रभावित करता है? उसका तो बहुत लंबा लक्षण से पकड़ा हुआ है ना। देखिए, तो इसमें जो है जैसे हमारे प्रभावित का जो फसलों का जो ये तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पौधा क्या होगा, पहले वो इंडिकेट करेगा, हम लोग को बताएगा कि पौधे का जो निचली पुरानी जो पत्ती है, निचली पत्ती है, वो पीला होना शुरू हो जाएगा। ऊपरी पत्ती हरी रहेगी, निचली पत्ती पीला होना शुरू होगा और उसका जो बढ़वार जो है वो रुक जाएगा, ग्रोथ जो रुक जाएगा, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि नाइट्रोजन की कमी है। तो हम उसमें तत्काल यूरिया का प्रयोग करना, रासायनिक खाद के रूप में उसको देने का हम लोग उसको अनुशंसित करते हैं।
इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है तो पौधे जो है वो पत्ती लाल जैसे होने लगती है ना, और उसके जड़ का विकास रुक जाता है, जड़ का विकास नहीं पाता है, पौधे लाल होते हैं। तो उसमें है फॉस्फोरस का प्रयोग करना है। पोटास के लिए भी जो होती है, पहले पुरानी पत्ती जो होती है, नीचे वाली पत्ती वही पीला होती है, लेकिन उसके साथ साथ में पत्ती की जो मार्जिन होता है, किनारा होता है, वो जलने जैसा लगता है, सिकुड़ लगता है, जिससे लगता है कि फॉस्फोरस की कमी। ये मुख्य जो है कमी के लक्षण है। जैसे ही आपको पता चले कि ये कमी के लक्षण है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन किसान भाई एक बात की ध्यान यहाँ देनी होगी, अगर नाइट्रोजन और पोटास की कमी का लक्षण दिखता है तो हम उसमें तत्काल प्रयोग करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फॉस्फोरस की जब कमी के लक्षण आएंगे तो फॉस्फोरस देने से वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो आप ये देखिए कि जिस मिट्टी में, इसीलिए मिट्टी जांच की बात कहती है, जिससे फॉस्फोरस की कमी होती है, तत्काल हम उसको बुआई के पहले ही है ना, आप बेसल डोज के रूप में ही फॉस्फोरस और पोटास का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाद में देने पर भी वो रिकवरी नहीं हो पाता है। तो ये मुख्य ये 3 चीज़ है, इस पर ध्यान देने की बात है। लेकिन आजकल जो है एक चला जा रहा है कि अब रासायनिक खाद का प्रयोग करने से तरह तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, हमारा जो जितना भी जल सोर्स है, स्रोत है, जैसे तालाब है, नदियाँ ही हैं, डोभा है, वो सब का प्रदूषण उसमें बढ़ रहा है। तो आदमी को इसके साथ साथ रासायनिक के साथ साथ एक वैकल्पिक के रूप में, वैकल्पिक व्यवस्था रूप में उसमें उसको कार्बनिक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें तरह तरह के कंपोस्ट होते हैं, FYM है, केचुआ खाद है, इस सब चीज़ का भी प्रयोग, उस पर भी किसानों को ध्यान देना चाहिए कि एक वैकल्पिक वो हो। इसके अलावा जैविक जो खाद होते हैं, जीवाणु जैसे होते हैं, उसका भी प्रयोग प्रचलन कर बढ़ाना चाहिए कि कम से कम, जिससे कि आदमी को हो कि किसानों को कि खर्चा में भी कटौती हो, है ना, कम से कम लागत में हम अधिक से अधिक उपज ले सकें, जिससे कि हमारा इनकम बढ़े। तो रासायनिक खाद के, रासायनिक उर्वरक के अलावा, खाद के अलावा हम लोग को इन वैकल्पिक साधनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी भी अभी जैविक खेती की बात करते हैं, तो अगर केचुआ खाद बनाने की बात करें या आप कीटनाशक की बात करें तो किस तरह किसान? देखिए अभी जो है ये जो बात चल रही है, अभी प्रधानमंत्री की का कार्यक्रम बहुत हो रहा है, हमारे जो वैकल्पिक खेती पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि ठीक है, झारखंड में रसायन का खाद का अभी तक उर्वरक का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन पूरे अगर भारत में, पूरे दुनिया में देखें तो रासायनिक खाद के उर्वरक प्रयोग से त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि उससे तरह तरह के उससे बीमारियां हो रही हैं, उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। इसको लेके पिछले 8-10 साल से कार्बनिक खेती की बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही थी, उस पर विशेष ध्यान था। लेकिन अभी जो है, अभी प्राकृतिक खेती की बात आ गई है, जिसपे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष जोर है, प्राकृतिक खेती कीजिए। तो ये प्राकृतिक खेती भी एक अलग वैकल्पिक खेती है। जैसे कि ये अगर हम करें खेती को, तो खेती 3 तरह से की जा सकती है। एक जो है रासायनिक खेती जो हम करते आ रहे हैं, दूसरा जो है हम ऑर्गेनिक जो कार्बनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तीसरा ये है प्राकृतिक खेती जिसको नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। इसका मुख्य जो है, इसे अगर इस पर ध्यान दें तो ये लिया गया कि आखिर जो हमारा जो जंगल है उस पर पौधा कैसे उगता है, ना उसको कोई कोड़ता है, ना उसमें कोई पानी डालता है, ना वहाँ कोई उर्वरक का प्रयोग होता है, फिर भी पौधा अपने आप होता है, लहलहाते रहता है। तो वो प्रकृति की देन है। उसी कंसेप्ट को लेके ये जो है खेती शुरू की गई है ना। तो इसमें जो है हम लोग करते हैं, ये भी है कि इसको जीरो बजट फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें कोई खर्चा नहीं, जीरो बजट फार्मिंग, जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसी से खेती करना। इसमें यहाँ तक कि आपको खेत की जुताई भी नहीं करनी है ना, खेत की जुताई भी नहीं करनी है, सिर्फ जो है वो थोड़ा सा गड्ढा करके बीज का प्रयोग कर देना है ना, और गोबर, देसी गाय के गोबर का प्रयोग करना है ना। उससे बहुत तरह का ये चीज़ है, इस प्रयोग करना है, और उस तरह से खेती की जाती है। मतलब जो नीचे है क्रॉप का जो आपका अवशिष्ट है, वो प्रयोग जो हमारा नेचुरल मौजूद है उसी चीज़ का करना है, जिससे कि हमारा मिट्टी का भी संरक्षण होता है, मिट्टी में नमी जो होता है उसकी भी संरक्षण होता है, और उससे खेती की जाती है। अभी ये नया चला रहा है प्राकृतिक खेती का, और इसमें देखा जा रहा है कि अगर कोई किसान ये शुरू करते हैं तो शुरू में उसमें फ़ायदा नहीं है। उपज को बढ़ने में, स्टेब्लिश होने में 4 से 5 साल लगते हैं, है ना। शुरू में आपको उपज कम होगी,
लेकिन धीरे धीरे आप करते जाइएगा तो 4 से 5 पे जो आपका जो लेवल पे जिस पे आप है, जिस ऊंचाई पे, वो ऊंचाई कहा जाता है कि वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। जाते जाते एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के इस समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को ना भूलें, भीड़ में जाने से बचें और कोविड का टीका ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।